वेरी गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं आपका दोस्त अमित शर्मा। स्वागत है आपका मेरे इस नई वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर के बारे में। दोस्तों, इंडस्ट्री में मोटर को रन करने के लिए कई तरह के स्टार्टर का यूज़ किया जाता है, जैसे कि ड्यूल स्टार्टर, एच ड्यूल स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर, ड्यूल स्टार्टर और सॉफ्ट स्टार्टर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ड्यूल स्टार्टर के बारे में। ड्यूल स्टार्टर बेसिकली रिवर्स डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर होता है, मतलब ऐसा स्टार्टर जिसका यूज़ हम मोटर को फॉरवर्ड रन करने के लिए और रिवर्स रन करने के लिए यूज़ करते हैं। इस स्टार्टर की हेल्प से हम मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन और रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट कर सकते हैं। किसी भी स्टार्टर में दो तरह की वायरिंग की जाती है। एक है पावर वायरिंग, जो कि मोटर को टर्मिनल पे कनेक्ट करने के लिए की जाती है। दूसरी होती है कंट्रोल सर्किट वायरिंग। कंट्रोल सर्किट वायरिंग का यूज़ पावर सर्किट को कनेक्ट करने के लिए किया जाता है। जो भी इंटरलॉक्स प्रोवाइड किए जाते हैं वो सब कंट्रोल सर्किट वायरिंग में ही प्रोवाइड किए जाते हैं। अभी हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे ड्यूल स्टार्टर के पावर सर्किट ड्राइंग के बारे में और कंट्रोल सर्किट वायरिंग ड्राइंग के बारे में। इसमें हम डिटेल में समझेंगे कि किस तरह से ड्यूल स्टार्टर के पावर वायरिंग की जाती है और किस तरह से कंट्रोल वायरिंग की जाती है। ये जो पिक्चर हम देख रहे हैं ये बेसिकली ड्यूल स्टार्टर के पावर और कंट्रोल सर्किट वायरिंग को दिखा रहा है। ये जो पार्ट है ये पार्ट हमारा पावर सर्किट वायरिंग का है और ये जो पार्ट है ये पार्ट है कंट्रोल सर्किट वायरिंग का। अभी हम सबसे पहले पावर सर्किट वायरिंग के बारे में बात करते हैं। पावर सर्किट में अगर हम देखें तो सबसे पहले यहाँ पे 3 फेज 4 वायर सर्किट है वायरिंग की गई है, जिसमें कि आर, वाई, बी और न्यूट्रल 4 हमें यहाँ पे मेन बस बार देखने को मिल रही हैं। तो इसमें आर फेज, वाई फेज, बी फेज और न्यूट्रल है। तो ये हमारा हो गया 433 वोल्ट 3 फेज 4 वायर 50 हर्ट्ज मेन बस बार। अब इस मेन बस बार से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पे टैपिंग उठाई गई है आर फेज, वाई फेज, बी फेज। यहाँ से जो हमने टैपिंग उठाई वो टैपिंग से हमारी सीधी गई SFU स्विच फ्यूज यूनिट के इनपुट टर्मिनल पे। तो ये जो F1 है, F1 यहाँ पे डिनोट कर रहा है स्विच फ्यूज यूनिट को। इसमें बेसिकली ये एक स्विच है जिसके अंदर की फ्यूज टर्मिनल यूज़ किए जाते हैं स्विच को ऑन और ऑफ करने के लिए। अभी यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे ये जो आर फेज, वाई फेज, बी फेज है ये स्विच फ्यूज यूनिट के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पे पिक्चर में ये जो सिंबल है ये बेसिकली फ्यूज यूनिट को बता रहा है और ये एक आइसोलेटर ड्राइंग को भी शो कर रहा है। अभी F1, F2, F3 जो हैं वो स्विच फ्यूज यूनिट के आउटपुट साइड में जो टर्मिनल है उनसे जो वायर निकल रही है उसको F1, F2 और F3 से डिनोट किया गया। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे जो 15 नंबर के नीचे 1, 2, 3 और 4 है ये बेसिकली स्विच फ्यूज यूनिट के N और NC कॉन्टैक्ट को बता रहा है। जब हमारा स्विच फ्यूज यूनिट ऑफ कंडीशन में है उस समय इनके जो कॉन्टैक्ट्स हैं वो 1 नंबर, 2 नंबर जो हैं वो NC रहेंगे, 3 और 4 जो है वो NO रहेगा। और जैसे ही स्विच फ्यूज यूनिट का ऑपरेटिंग कंडीशन में रहेगा उस केस में 3 और 4 जो है वो NC बन जाएंगे, 1 और 2 जो है वो NO कॉन्टैक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये जो 20 नंबर है, 9 नंबर है, ये 29 नंबर बेसिकली स्विच फ्यूज यूनिट को डिनोट कर रहा है। स्विच फ्यूज यूनिट से जो आउटपुट से जो वायर निकली जिनको हमने F1, F2, F3 के फ्यूल से डिनोट किया, यहाँ से ये वायर जो हैं वो 42 F1 कॉन्डक्टर के इनपुट टर्मिनल 1 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर पर कनेक्ट हुई। साथ ही यहाँ पे अपर साइड में देखेंगे तो यहाँ पे आर फेज, वाई फेज, बी फेज की टैपिंग ली और ये टैपिंग जो है वो 42R कॉन्टैक्टर के टर्मिनल 1, 3 और 5 पर कनेक्ट हुई। अब ये जो 42F और 42R है ये बेसिकली डिनोट कर रहे हैं फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर को और रिवर्स कॉन्टैक्टर को।
तो 42F जो है वो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर है और 42R जो है वो रिवर्स कॉन्टैक्टर को यहाँ पे डिनोट किया गया है। अब इस कॉन्टैक्टर से अगर हम पीछे यहाँ पे बात करें 29 से 42F कॉन्टैक्टर के बीच में वायरिंग डायग्राम को देखें तो यहाँ पे देखेंगे कि जो बाई फेज़ है और बी फेज़ है, यहाँ से टैपिंग ली गई और ये टैपिंग से CF2 CF3 कंट्रोल फ्यूज़ नंबर 2 के इनपुट टर्मिनल पे और कंट्रोल फ्यूज़ नंबर 3 के इनपुट टर्मिनल पे इसको कनेक्ट किया गया। अब इस फ्यूज़ की जो आउटपुट है वो 27X कॉन्टैक्टर के A1 और A2 टर्मिनल पे कनेक्ट हुई। तो 27X जो कॉन्टैक्टर है वो बेसिकली 415 वोल्ट कॉइल जो है वो 415 वोल्ट पे ऑपरेट हो रही है और जैसे ही 27X कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो इस ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर्स के ये जो टर्मिनल्स हैं जो कि NO कॉन्टैक्ट्स दिखाए गए हैं ये NC में कन्वर्ट हो जाएंगे। ये जितने भी यहाँ पे कॉन्टैक्ट्स दिखाए गए हैं ये 27X कॉन्टैक्टर के NO कॉन्टैक्ट्स को यहाँ पे दिखाया गया है। अभी यहाँ 42F कॉन्टैक्टर के आउटपुट साइड में अगर हम बात करें तो 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर जो टर्मिनल है यहाँ से जो वायर है वो R फेज़ बाई फेज़ और V फेज़ की वायर ओवरलोड रिले के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट हो रही है जो कि 49/46 के नाम से डिनोट की गई है। तो ये जो 49/46 है ये ओवरलोड रिले के सिंबल को डिनोट करता है। और सेम यहाँ पे देखेंगे तो 42R कॉन्टैक्टर के जो आउटपुट टर्मिनल हैं सेम वहाँ से 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर से जो वायर है वो ओवरलोड रिले के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट हो रही है। ओवरलोड रिले के जो आउटपुट टर्मिनल्स हैं 2 नंबर 4 नंबर 6 नंबर यहाँ से जो वायर है वो मोटर के टर्मिनल बॉक्स पे कनेक्ट हो रही है। तो यहाँ से जो हमारी वायर गई वो मोटर टर्मिनल पे कनेक्ट हुई और यहाँ पे 95, 96, 97, 98 ये ओवरलोड रिले के NO-NC कॉन्टैक्ट को बता रहा है। अभी हम समझते हैं कि 42F और 42R कॉन्टैक्टर से किस तरह से मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट होती है। जब 42F कॉन्टैक्टर लगता है उस समय R फेज़ बाई फेज़ और B फेज़ जो है वो सीधे हमारे ओवरलोड रिले के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ से अगर देखेंगे तो R फेज़ आया, ये B फेज़ आया और यहाँ से बाई फेज़ आया। जैसे ही 42F कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो इनपुट टर्मिनल से आउटपुट टर्मिनल सप्लाई जाएगी जो कि 2 नंबर से 4 नंबर से और 6 नंबर से निकलेगी और ये ओवरलोड रिले के थ्रू होते हुए मोटर के टर्मिनल तक जाएगी जिससे कि मोटर रन करेगी। तो ये तो हो गया हमारा फॉरवर्ड वाइज डायरेक्शन के लिए जो सप्लाई है वो किस तरह से फ्लो हो रही है। अभी रिवर्स के केस में क्या होगा, अगर हम अपर साइड में देखें तो यहाँ पे 42R कॉन्टैक्टर का जो 1 नंबर टर्मिनल्स है उसमें जो सप्लाई वायर कनेक्ट करी हुई है वो B फेज़ की वायर को यहाँ पे कनेक्ट किया गया। जो 3 नंबर टर्मिनल है वहाँ पे बाई फेज़ को कनेक्ट किया गया और 5 नंबर टर्मिनल पे जो वायर है वो R फेज़ से आ रही है। तो R फेज़ जो यहाँ से गया वो कॉन्टैक्टर के 5 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ, B फेज़ जो है वो 3 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ इनपुट साइड में और बाई फेज़ 3 नंबर पे कनेक्ट हुआ और B फेज़ जो है वो 1 नंबर टर्मिनल पे कनेक्ट हुआ। जबकि 42F कॉन्टैक्टर में 1 नंबर टर्मिनल पे R फेज़, 3 नंबर टर्मिनल पे बाई फेज़ और 5 नंबर टर्मिनल पे B फेज़ कनेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो हमारे फेज़ है वो इंटरचेंज हो गए। यहाँ पे 1 नंबर पे हमारा बाई फेज़ आया, 2 नंबर टर्मिनल पे हमारा बाई फेज़ आया और 5 नंबर टर्मिनल पे हमारा R फेज़ आया। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारा फेज़ टर्मिनल सीक्वेंस चेंज हो गया। यहाँ पे हमारा 1 पे B आया, 3 पे हमारा बाई आया और 5 पे हमारा फेज़ टर्मिनल आया और इसके जो आउटपुट टर्मिनल है उससे सेम जो सीक्वेंस की सप्लाई है वो ओवरलोड टर्मिनल के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट होगी। तो इस केस में क्या हुआ, यहाँ पे हमारा R बाई B फेज़ जो है तो सेम रहा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर में, जबकि रिवर्स कॉन्टैक्टर के केस में हमारा फेज़ सीक्वेंस चेंज हो गया। तो इसमें हमारा जो सप्लाई टर्मिनल बनेंगे वो बने हमारा बाई B R। तो फेज़ सीक्वेंस चेंज होने से जब ये सप्लाई यहाँ कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो ये सप्लाई कॉन्टैक्टर से होते हुए ओवरलोड
रिले के थ्रू मोटर टर्मिनल पे जाएगी, जिससे कि मोटर हमारी रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट होगी। तो जब भी मोटर को फॉरवर्ड या रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करना है सेम कंडक्टर से, तो उस केस में हमें दो कंडक्टर की रिक्वायरमेंट पड़ती है, फॉरवर्ड कंडक्टर की और रिवर्स कंडक्टर की। फॉरवर्ड कंडक्टर के केस में हम सेम फेज सीक्वेंस को रखते हैं, जबकि रिवर्स कंडक्टर में के केस में हम क्या करते हैं, रिवर्स डायरेक्शन के केस में जो फेज सीक्वेंस है उसको इंटरचेंज कर देते हैं, जिससे कि जब कंडक्टर ऑपरेट होगा तो हमारी मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट होगी। अभी हम समझते हैं इस ऑडियो स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट वायरिंग डायग्राम के बारे में। कंट्रोल सर्किट में देखेंगे तो सबसे पहले 110 वोल्ट AC कंट्रोल की यहाँ पे बस बार है, और इस बस बार से फेज़ और न्यूट्रल की जो है वो टैपिंग उठाई गई है। यहाँ से न्यूट्रल आया, न्यूट्रल T2 से होते हुए न्यूट्रल लिंक पे गया, न्यूट्रल लिंक से ये न्यूट्रल जो है वो हमारे कंट्रोल सर्किट में यूज़ हुआ। कंट्रोल में न्यूट्रल की वायरिंग के लिए इसको हमने यूज़ कर लिया। अभी हमारा है फेज़। तो यहाँ से जो 110 वोल्ट का जो फेज़ आया वो हमने बस बार से टैपिंग कनेक्ट करी। उसके बाद ये T1 टर्मिनल के नाम से वायर पे कनेक्ट हुआ। यहाँ से ये जो सप्लाई है वो CF1 कंट्रोल फ्यूज़ के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट हुई 1 नंबर पे, और यहाँ से जो आउटपुट वायर है कंट्रोल फ्यूज़ से, वो आउटपुट वायर यहाँ से 2 जगह पे डिस्ट्रीब्यूट हुई। एक हमारा जो पाथ है वो पाथ हुआ ये वाला, सेकंड पाथ जो है वो ये रहा। अब यहाँ से जो एक फेज़ में हमारी जो सप्लाई जा रही है वो जा रही है ओवरलोड रिले के टर्मिनल नंबर 95 और 96 पे, जो कि यहाँ पे यूज़ किया गया है। तो ओवरलोड रिले अगर हेल्दी है तो ये 95 96 NC रहेगा, और यहाँ से जो सप्लाई है वो 96 टर्मिनल से निकलेगी और उसके बाद ये इस पाथ से फ्लो होगी। ओवरलोड रिले से जो सप्लाई निकली वो सप्लाई यहाँ से ETPB मतलब इमरजेंसी पुश बटन टर्मिनल पे कनेक्ट हुई। यहाँ से इमरजेंसी पुश बटन अगर NC है तो यहाँ से ये जो सप्लाई है वो T3 टर्मिनल पे कनेक्ट होगी, जो कि केबल गैलरी में टर्मिनल को दिखाया गया है। वहाँ से ये सप्लाई जो है वो फील्ड में जाएगी। अगर फील्ड में किसी भी सेंसर को हम या फिर इंटरलॉकिंग के लिए किसी लिमिट स्विच को या प्रॉक्सिमिटी स्विच को यूज़ कर रहे हैं तो उसको यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर सेफ्टी डिवाइस को हम यूज़ करें तो उसको कनेक्ट करके उसके रिटर्न सप्लाई जो है वो हम T4 टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। तो ये हमारा हो गया रिमोट इंटरलॉकिंग के लिए। यहाँ से ये जो T4 टर्मिनल से जो सप्लाई है वो यहाँ से 3 पार्ट में डिवाइड हुई, और ये जो वायर फेडरल नंबर है वो है 10 नंबर। तो यहाँ से जो फेज़ है हमारा वो गया 29 टर्मिनल के एक नंबर 29 नंबर से जो डिनोट किया हुआ है SFU स्विच फ्यूज यूनिट उसके टर्मिनल नंबर 1 पे। तो ये रहा हमारा 29 नंबर, जिससे कोई की स्विच फ्यूज यूनिट के नाम से डिनोट किया गया है, और यहाँ पे ये सप्लाई जाएगी हमारे 1 नंबर टर्मिनल के ऊपर में। और अगर ये 1 और 2 नंबर NC कॉन्टैक्ट देगा तो ये सप्लाई हमारी जाएगी जो फॉरवर्ड और रिवर्स के पुश बटन लगे हुए हैं उनके ऊपर में ये सप्लाई जाएगी पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे। सेकंड जो है वो हमारा 27X के कॉन्डक्टर के टर्मिनल नंबर 63 पर ये सप्लाई जाएगी, और 27X के टर्मिनल नंबर 53 पे जाएगी। तो अगर 27X टर्मिनल हमारा ऑपरेट हो रखा है तो ये कॉन्टैक्ट NC बनेंगे, और इनसे जो आउटपुट सप्लाई है वो 11 नंबर फेडरल की वायर्स से निकलेगी, और ये सप्लाई जो है वो यहाँ पे सेलेक्टर स्विच पे जाएगी। 43SS जो है वो सिलेक्टर स्विच को दिखाया गया है, और सिलेक्टर स्विच के ऊपर में यहाँ पे 3 पोजीशन है, एक है O पोजीशन, सर्विस पोजीशन और टेस्ट पोजीशन। अगर सेलेक्टर स्विच जो है वो सर्विस पोजीशन में है तो उस केस में ये जो सप्लाई है, ये जो फीडर है, इस फीडर को ऑन करने के लिए रिमोट से हमें सप्लाई प्रोवाइड करनी पड़ेगी। और अगर ये सेलेक्टर स्विच टेस्ट पोजीशन में है तो उस केस में जो इस फीडर को हम फीडर के ऊपर में जो फॉरवर्ड रिवर्स के पुश बटन हैं उनसे हम ऑपरेट करके इस फीडर को चेक कर सकते हैं। तो एक हमारा जो पाथ था वो ये हुआ। अब यहाँ जब ये सप्लाई पहुँची, जब ये हमारा सेलेक्टर स्विच जो है वो रिमोट पोजीशन में है तो उस केस में क्या होगा,
स्टार्टर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन करने के लिए रिमोट से T6 जो टर्मिनल है उसके ऊपर में सप्लाई आएगी। अब जब ये सप्लाई रिमोट से आएगी तो ये 27X कॉन्टेक्टर के टर्मिनल नंबर 13 से होते हुए 14 के थ्रू 31 नंबर फेरुल वायर से ये सेलेक्टर स्विच पे सप्लाई जाएगी। और यहाँ से अगर ये सेलेक्टर स्विच हमारा रिमोट में है, मतलब सर्विस में है, तो ये 32 नंबर वायर से वायर निकलेगी और 42FX कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। अब ये जो 42FX कॉन्टेक्टर है ये फॉरवर्ड के लिए ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। मतलब अगर मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑन करना है तो उसके लिए सबसे पहले 42FX ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। जब ये 42FX कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो इस कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होने से यहाँ पे देखेंगे तो 42F जो मेन कॉन्टेक्टर है यहाँ पे इसमें सीरीज़ में 42FX कॉन्टेक्टर को लिया गया है। तो 42FX कॉन्टेक्टर जैसे ऑपरेट होगा तो ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर्स के, ये सब NC में कन्वर्ट होंगे और इनके NC में कन्वर्ट होते ही ये सप्लाई जो है वो 42R कॉन्टेक्टर के टर्मिनल नंबर 61 पे जाएगी। और अगर 42R मतलब रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं है तो 61, 62 जो है वो NC कॉन्टेक्ट देगा और इसके NC कॉन्टेक्ट होने के कारण ये जो सप्लाई है फेस वो 42F फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर के मेन कॉइल के टर्मिनल नंबर A1 पे जाएगी और नीचे से यहाँ से न्यूट्रल आ रहा है तो ये 42F कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा। जैसे ही 42F कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा, कॉइल ऑपरेट होगी, तो कॉन्टेक्टर जो है वो ऑपरेट होगा और कॉन्टेक्टर के ऑपरेट होते ही मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट होगी। तो ये तो था फॉरवर्ड के लिए हमारा बात कि फॉरवर्ड में कॉन्टेक्टर कैसे ऑपरेट होगा। तो फॉरवर्ड में कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करने के लिए सबसे पहले रिमोट से सप्लाई आई और सेलेक्टर स्विच अगर रिमोट में है तो 42FX कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ। 42FX कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के बाद जो सप्लाई है वो 33, 34 टर्मिनल से होते हुए जो फेस सप्लाई यहाँ आ रही है वो हमारा 42R कॉन्टेक्टर के टर्मिनल नंबर 61, 62 पे जाएगी और यहाँ से ये जो सप्लाई है वो 42F कॉन्टेक्टर के कॉइल पे जाएगी जो कि A नंबर 1 से डिनोट की गई है। और जैसे ही 42F कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में ऑपरेट हो जाएगी। अब हम समझते हैं रिवर्स डायरेक्शन के लिए कॉन्टेक्टर कैसे ऑपरेट होता है। तो रिवर्स के केस में रिमोट से जो सप्लाई है वो T7 टर्मिनल से आएगी। उसके बाद ये सप्लाई जो है वो 42RX कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगी। अब जैसे ही 42RX कॉन्टेक्टर ऑपरेट हुआ, मतलब 42RX जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट करने के लिए जो रिवर्स का मेन कॉन्टेक्टर है उसका ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर है। जैसे ही ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो यहाँ से अगर सेलेक्टर स्विच जो है वो सर्विस में है, मतलब रिमोट में है, तो ये सप्लाई जो कि यहाँ से आ रही है 11 नंबर फेरुल से, ये सप्लाई यहाँ से 42RX कॉन्टेक्टर के टर्मिनल नंबर 33 पे जाएगी। 42RX कॉन्टेक्टर ऑलरेडी ऑपरेट हो चुका है तो ये जो कॉन्टेक्ट्स हैं, जितने भी NO कॉन्टेक्ट्स आ रहे हैं ये NC में कन्वर्ट हो जाएंगे और इनके NC में कन्वर्ट होते ही ये सप्लाई जो है वो 9 नंबर फेरुल वायर से 42F मेन कॉन्टेक्टर के टर्मिनल नंबर 61, 62 पे जाएगी। अगर 42F कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं है तो 61, 62 जो है वो NC कॉन्टेक्टर रहेगा और 62 से जो सप्लाई आएगी मेन कॉन्टेक्टर, जो फॉरवर्ड का मेन कॉन्टेक्टर का टर्मिनल 62 है, उससे जो सप्लाई आएगी वो 42R कॉन्टेक्टर के मेन कॉइल पे कनेक्ट करेगी जो कि A1 नाम से डोनेट किया गया है। यहाँ से A2 पे न्यूट्रल आ रहा है और A1 पे सप्लाई आएगी तो ये 42R कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करेगा। जैसे ही 42R कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में ऑपरेट हो जाएगी। तो ये तो हुआ इसका रिवर्स को ऑपरेट करने के लिए जो वायरिंग डायग्राम है। लेकिन ऐसा कैसे होता है कि मेन कॉन्टेक्टर अगर ऑपरेट है तो रिवर्स ऑपरेट नहीं होगा, रिवर्स ऑपरेट है तो मेन कॉन्टेक्टर ऑपरेट नहीं होगा। इसके लिए इसके यहाँ पर जो है वो इंटरलॉकिंग यूज़ की जाती है। तो अगर हम यहाँ पे देखेंगे 42F को ऑन करने के लिए 42F को ऑपरेट करने के लिए 42R कॉन्टेक्टर का 61, 62 नंबर टर्मिनल यूज़ किया गया जो कि NC कॉन्टेक्ट दे रहा है। तो ये NC कब देगा? जब 42R मतलब रिवर्स कॉन्टेक्टर ऑन नहीं होगा।
सेम यहाँ पे 42R मतलब 42R रिवर्स कॉन्टैक्टर को ऑपरेट करने के लिए 42F का मेन कॉन्टैक्टर का टर्मिनल नंबर 61 और 62 यूज़ किया गया। अब जब तक 42F ऑपरेट नहीं है तभी ये 42R कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा। अगर 42F ऑपरेट हो रखा है तो ये यहाँ पे सर्किट को ब्रेक कर देगा और रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन नहीं होगा। और अगर रिवर्स कॉन्टैक्टर यहाँ पे ऑन है और 42F कॉन्टैक्टर को अगर हम ऑपरेट करना चाहें तो ये ऑपरेट नहीं होगा, क्योंकि जब तक ये कॉन्टैक्ट्स NC नहीं बनेंगे तब तक 42F कॉन्टैक्टर को सप्लाई नहीं जाएगी। तो ये तो था इस आरडीओ स्टार्टर को रिमोट से स्टार्ट स्टॉप करने की कंडीशंस। अगर स्टार्टर को पैनल से पुश बटन की हेल्प से अगर हमें ऑपरेट करके चेक करना है तो उस केस में ये कैसे वर्क करता है इसको समझते हैं। यहाँ पे अब देखें तो ये जो रिमोट टर्मिनल्स है, रिमोट इंटरलॉकिंग यहाँ पे लिखा गया है, यहाँ से जो फेज़ आ रहा है वो 10 नंबर वायर से होते हुए 29 जो कि स्विच फ्यूज यूनिट है उसके इनपुट टर्मिनल 1 नंबर पे आया। अब 1 नंबर से ये सप्लाई आई और 2 नंबर से सप्लाई ये बाहर जाएगी। तो ये अगर NC है तभी ये सप्लाई जो है वो पुश बटन टर्मिनल तक जाएगी। तो सप्लाई कब जाएगी? जब स्विच फ्यूज यूनिट जो है मेरा ऑफ कंडीशन में रहेगा। अगर ये स्विच फ्यूज यूनिट मेरा ऑफ कंडीशन में है तो 29 का 1 और 2 नंबर टर्मिनल NC रहेगा। जब ये ऑफ पोजीशन में रहेगा तो इनपुट टर्मिनल का आउटपुट टर्मिनल से कनेक्टिविटी डिस्कनेक्ट हो जाएगी। तो जो सप्लाई है वो इनपुट टर्मिनल तक ही रह जाएगी मेन बस बार से। अब इस केस में जो ये सप्लाई है 29 जो कि हमारा स्विच फ्यूज यूनिट है वहाँ से जो फेज़ वायर है वो सप्लाई यहाँ से होते हुए पुश बटन के इनपुट टर्मिनल पे आएगी, फॉरवर्ड के और रिवर्स के। अब अगर सिलेक्टर स्विच हमारा टेस्ट पोजीशन में है और इस केस में अगर हम फॉरवर्ड पुश बटन को प्रेस करेंगे तो फॉरवर्ड पुश बटन प्रेस करते ही 42FX कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा। जैसे ही 42FX कॉन्टैक्टर ऑपरेट होगा तो ये NC कॉन्टैक्ट बनेगा और यहाँ से जो NC कॉन्टैक्ट बनने के बाद 42R कॉन्टैक्टर पे ये सप्लाई जाएगी। अगर 42R रिवर्स कॉन्टैक्टर ऑन नहीं है तो ये सप्लाई 42R कॉन्टैक्टर के 61 टर्मिनल से होते हुए 62 टर्मिनल पे जाएगी और 62 से ये सप्लाई जो है मेन कॉन्टैक्टर के A1 कॉइल पे जाएगी, कॉइल के A1 टर्मिनल पे जाएगी। जैसे ही कॉइल के A1 टर्मिनल पे सप्लाई जाएगी तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर जो है वो ऑपरेट हो जाएगा। सेम ऐसा ही रिवर्स के लिए है कि अगर रिवर्स पे यहाँ पे सप्लाई आ रही है, स्विच फ्यूज यूनिट अगर ऑफ कंडीशन में है और उस केस में रिवर्स पुश बटन का जो टर्मिनल है उसके इनपुट टर्मिनल पे सप्लाई आएगी और सिलेक्टर स्विच अगर हमारा टेस्ट पोजीशन में है और हम रिवर्स पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये जो है ये सप्लाई 42RX कॉन्टैक्टर को ऑन करेगी। जैसे ही 42RX मतलब रिवर्स का ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो ये सप्लाई जो है हमें यहाँ पे मिलेगी 42RX के 33 और 34 टर्मिनल से होते हुए 42F के मेन कॉन्टैक्टर के टर्मिनल नंबर 61 62 पर जाएगी। क्योंकि 42F मेन कॉन्टैक्टर ऑपरेट नहीं है तो 61 और 62 टर्मिनल जो है वो यहाँ पे NC दिखाए गए हैं। तो ये सप्लाई जो है वो हमें 42F के 62 टर्मिनल पे मिलेगी और जैसे ही 62 नंबर टर्मिनल से सप्लाई निकलेगी तो ये 42R रिवर्स कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल कॉइल पे जाएगी। जैसे ही कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो ये जो कॉइल है वो ऑपरेट होगी और कॉन्टैक्टर ऑपरेट हो जाएगा। तो इस तरह से जो रिवर्स का जो कॉन्टैक्टर है वो ऑपरेट होगा और ये रिवर्स के लिए मोटर को कमांड जनरेट करेगा। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का इस ध्यान रखना है कि ये जो सर्किट डायग्राम है इस ड्राइंग के हिसाब से अगर हमने सिलेक्टर स्विच को टेस्ट मोड में रखा है तो उस केस में हमारे कॉन्टैक्टर्स ही ऑपरेट होंगे लेकिन मोटर पे सप्लाई नहीं जाएगी। ऐसा इसलिए क्योंकि इस पुश बटन को सप्लाई देने के लिए यहाँ पे एक इंटरलॉकिंग यूज़ की गई है जिसमें कि 29 नंबर का कॉन्टैक्ट नंबर 1 और 2 यूज़ किया गया। 1 और 2 NC तभी आएगा जब स्विच फ्यूज यूनिट जो है वो ऑफ कंडीशन में रहेगा। जब ये ऑफ कंडीशन में रहेगा तो इनपुट टर्मिनल तक तो सप्लाई है लेकिन आउटपुट टर्मिनल पे सप्लाई को डिस्कनेक्ट किया गया है। तो ये जो सप्लाई है इनपुट तक ही रहेगी, आउटपुट टर्मिनल पे सप्लाई नहीं जाएगी। तो इस केस में हम सिर्फ कंट्रोल और पावर के कॉन्टैक्टर को ही ऑपरेट करके चेक कर सकते हैं कि उन कॉन्टैक्टर्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब ये तो हो गया इसके कंट्रोल सर्किट की वायरिंग डायग्राम के बारे में। अब
फीडर का स्टेटस कैसे पता चलता है कि फीडर जो है वो हेल्दी कंडीशन में है या फिर अनहेल्दी कंडीशन में है। अगर यहाँ पे हम देखेंगे, अगर ओवरलोड सर्किट हेल्दी है तो यहाँ से टैपिंग ली गई है जो कि बता रही है कि ओवरलोड का स्टेटस जो है वो हेल्दी है। सेम ऐसा ही अगर 42F कॉन्डक्टर ऑपरेट हुआ तो उसके जो टर्मिनल्स नंबर 53, 54 हैं, यहाँ से जो सप्लाई है वो फीडबैक प्रोवाइड करिए हमें फॉरवर्ड कंडक्टर के ऑन फीडबैक को। और 42R का टर्मिनल नंबर अगर 53, 54 अगर NO से NC में कन्वर्ट हुआ, ये कब होगा? जब 42R कॉन्टैक्ट ऑपरेट होगा। तो उस केस में ये जो कॉन्टैक्ट्स हैं ये NC बनेंगे, और जैसे ही NC बनेंगे तो फेज़ यहाँ से जो हमने टैपिंग ली हुई, यहाँ से जो फेज़ आया, ये फेज़ यहाँ से होते हुए हमें रिवर्स फीडबैक को PLC पे प्रोवाइड करेगा। सेम नीचे में अगर हम देखेंगे तो फॉरवर्ड की रनिंग के लिए यहाँ पे इंडिकेशन लैंप का यूज़ किया गया है, जहाँ जिसमें कि फेस यहाँ से आएगा और न्यूट्रल नीचे से मिल रहा है लैंप को, तो ये जो है वो फॉरवर्ड का लैंप ग्लो करेगा। रिवर्स के केस में रिवर्स का लैंप ग्लो करेगा। और अगर ओवरलोड रिले अनहेल्दी हुई तो उस केस में ये 97, 98 कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो NC बनेगा, और इसके NC बनते ही यहाँ पर जो है वो लैंप ऑपरेट होगा, जो इंडिकेशन देगा कि फीडर जो है वो हमारा ट्रिप हो गया है। इसमें अगर हम देखें, अगर हमारा ना तो फॉरवर्ड का कॉन्डक्टर ऑन है ना ही रिवर्स का कॉन्डक्टर ऑन है, तो इस केस में एक लैंप ऑन हो रहा है जो हमें बता रहा है कि जो ब्रेकर जो हमारा स्टार्टर है वो ऑफ कंडीशन में है। तो कंट्रोल सर्किट जो वायरिंग है, इसी की हेल्प से ब्रेकर के जो स्टार्टर है हमारा, उसके ऑन ऑफ का स्टेटस, ट्रिप का स्टेटस, और PLC के लिए ऑन, फॉरवर्ड ऑन, रिवर्स ऑन, फीडर हेल्दी, ओवरलोड रिले हेल्दी के स्टेटस जो है वो प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इस जो सर्किट डायग्राम है, इसकी हेल्प से हम आरडीओ स्टार्टर के कंट्रोल सर्किट के बारे में और पावर सर्किट वायरिंग के बारे में सीख सकते हैं। थैंक यू।